नमस्कार मित्रों, I Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English, Government College Bandipur. Today, on which I am going to discuss is William Wordsworth poem The Solitary Reaper. Before to start the poem Solitary Reaper, I would like to give a brief introduction about William Wordsworth. William Wordsworth is one of the most leading prominent poet of romantic era. He was born in 1770 and died in 1850. It is said that in the early age he was a man who lost his parents and he was brought up by his uncle since 13. He had not a great education, but anyhow he gained the knowledge and he joined St. John's College, Cambridge. Almost it is said that he spent his period in this college 1791 to 92, and he also, it is said that he also involved in French, or to say the French Revolution, but later he disillusioned with it. In 1795, he, along with his sister Dorothy, went to the Highland visit, to say the Scotland. He also had a company of his friend S.T. Coleridge. और उसके साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं 95 के अलावा 97, 98 एंड 1803 के अंदर भी उस स्कॉटलैंड टूर पे गए। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सॉलिटरी रीपर पोइम है, ये वर्ड्सवर्थ की जो विजिट है, स्कॉटलैंड विजिट है, उसके ऊपर है कि जब वो 1795 और 1797 में जब उन्होंने विजिट किया तो उनको एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। ही हैड एन एक्सपीरियंस that was amazing to him, because on his second visit he fortunately got a Highland girl who was singing and ripping together, and the place where she was reaping and singing was upland field, and it is said that कि उनकी जो आवाज़ थी it was echoing throughout the valley, and the definition it is also given by William Wordsworth that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin recollected in tranquility. Likewise, उस ट्रैंक्विलिटी के अंदर उस लड़की हाईलैंड लास जो थी उसकी आवाज़ प्रोफाउंड होकर के वैली से बाहर आ रही है, एंड इट हैड so great powerful appeal
to William Wordsworth that he sheer unexpectedness of the song made it him more thrilling. He slightly said to Dorothy, Dorothy, please gently pass or stop, because the song which he was listening from the Highland Lass, he said that कि if the Highland Lass को ये पता चल जाता है कि somebody was passing और somebody is passing, तो वो अपनी जो एक धुन है, जो अपनी एक डीप मेलंकलिक थॉट जो उसके दिमाग में चल रहा है, निश्चित रूप से वो एक एक अजनबियों को देख के, एक एस्टोनिश पर्सन्स को देख करके वो रुक जाएगी, और जो 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 प्रोफाउंड वॉल्यूम, जो प्रोफाउंड म्यूजिक, जो पावरफुल अपील जो उसके गाने के साथ निकल रही है, निश्चित रूप से वो रुक जाएगी। तो ये जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर, ये टाइटल के साथ जस्टिफिकेशन है। सॉलिटरी रीपर, लुक एट द पिक्चर, look at a girl who is standing in the highland lass, in a highland field. She had a sickle in her hand, दांतली जिसको कहते हैं, रिपिंग करने का एक औजार जिसके पास में है, और इसी के ऊपर सॉलिटरी रीपर अकेली है, कोई उसके साथ में कंपनी देने वाला नहीं है। अब चूंकि हम इस पोइम को शुरू करेंगे तो इससे पहले हमको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जैसे मैंने बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ड्यूरेशन है वो 1770 से लेकर के 1850 तक रहा, और ये बहुत ही पावरफुल पोइट्स में से रहे हैं, लीडिंग रोमांटिक पोइट्स रहे हैं। अगर रोमांटिसिज्म के अंदर किसी का नाम लिया जाएगा तो निश्चित रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ नंबर 1 पर होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर हम बात करें तो रोमांटिक पीरियड के अंदर ये बहुत क्लियरली कहा जाता है कि अगर 18 सेंचुरी के हाफ से लेकर के 19 एंड हाफ मतलब 18वीं सेंचुरी का जो 15 इयर्स और 50s का दौर से लेकर के सेकेंड हाफ ऑफ 19 सेंचुरी का जो ड्यूरेशन है वो रोमांटिसिज्म है। इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्लाइड में आपके सामने है कि पोइट्री जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स है, इमोशंस है, यहाँ पर व्यक्तिगत भावनाओं को बहुत उभार करके बहुत पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इमेजिनेशन यहाँ पर कविताओं का मेन सोर्स है। जितनी भी पोइम्स राइट डाउन की गई है पूर्णतः प्योरली फुल ऑफ इमेजिनेशन है, फैंसीड है। नेचर जो है रोमांटिक पोइट्री की एक लिविंग थिंग है, एक टीचर है, एक टीचर ऑफ मैन है, एंड फाइनली यू से हीलिंग ऑफ पावर है। वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर के बारे में इतना भी कहा है कि फॉर मी नेचर इज़ मदर, फादर, टीचर, प्रीचर, गाइड, गार्जियन, डॉक्टर, नर्स, फ्रेंड, बिलव्ड, वाइफ, डॉटर, एवरीथिंग इज फॉर मी नेचर इज़ एवरीथिंग। सो उनका बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट भी है जहाँ पर वो बोलते हैं कि आई लव मैन बट नेचर मोर, कि मैं आदमी को प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो नेचर है वो महत्वपूर्ण है, और नेचर, आई लव नेचर फर्स्ट। इसमें इंडिविजुअलिज्म को फोकस किया जाता है, सोसाइटी को कम, मतलब व्यक्तिगत जो विचार है उसको बहुत प्रोफाउंडली रखा जाता है, और जो सोसाइटी है, सामाजिक ताना बाना है, उसको सेकेंडरी एम्फेसिस यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम मेजर रोमांटिक पोइट्स की बात करें तो निश्चित रूप से पहला नाम निकल करके जो आता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उसके बाद में कीट्स हो गए, बायरन है, सेली हैं, कोलरिज हैं, एंड मैनी मोर हैं। अब हम लौट करके वापस हम अपनी पोइम की तरफ आते हैं, सॉलिटरी रीपर। Look at the lines. Solitary Reaper. Behold her, single in the field. Behold her. Behold. Look at.
सिंगल इन द फील्ड, सिंगल इन द फील्ड कि द गर्ल इज स्टैंडिंग सिंगल, कि हाँ यहाँ लुक एट बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, और वो क्या कर रही है, योन सोलेटरी, योन योंडर, योंडर मीन्स देयर, तो योन सोलेटरी हाईलैंड लैस, सोलेटरी सिंगल, अकेली, और कोई उसके पास में नहीं है, सिंगल इन द फील्ड, हाईलैंड, हाईलैंड एक पहाड़ी वाला जोन, ऊंचा पहाड़ी जगह, स्कॉटलैंड की महिला, लैस गर्ल, लड़की है वो। व्हाट शी इज डूइंग, रीपिंग एंड सिंगिंग, रीपिंग, रीपिंग कटिंग, ये जो लड़की है रीपिंग कर रही है और उसके साथ साथ सिंगिंग कर रही है, कि जो लड़की है फसल को काट तो रही है, उसके साथ साथ वो गाना भी गा रही है। तो पोएट सेड स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, कि यहाँ वो डोरथी को ये बात बोलना चाहते हैं कि डोरथी स्टॉप हियर, और जेंटली पास, जेंटली पास, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे पास करो यहाँ से, क्योंकि अगर उस लड़की को ये बात पता चल जाती है कि कोई अजनबी यहाँ से गुजर रहा है तो शी विल स्टॉप सिंगिंग, क्योंकि व्हाट शी इज डूइंग अलोन, शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली लड़की यहाँ पर कट कर रही है और बाइंड कर रही है, बांध रही है, इकट्ठा कर रही है, कलेक्ट कर रही है ग्रेन, अनाज को, फसल को, क्योंकि फसल का समय है, तो वो उसको कट कर रही है, बाइंड कर रही है, बट अलोंग विथ वो क्या कर रही है, रीपिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर रही है। एंड वो क्या कहती है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकलिक स्ट्रेन, मेलंकलिक सिंग्स है, गा रही है, मेलंकलिक दुखद, स्ट्रेन गीत, एक ऐसा म्यूजिक जिसे लोकल डायलेक्ट में जो सॉन्ग है उसको वो गा रही है। अब जो वो सॉन्ग है कैसा है, वर्ड्सवर्थ बोल रहा है कि क्योंकि वो सेकंड टाइम तो विजिट कर रहे हैं स्कॉटलैंड का, बट जो लोकल डायलेक्ट में जो लड़की गीत गा रही है वो बहुत ही पावरफुल है। तो अपनी सिस्टर डोरोथी को बोलते हैं वर्ड्सवर्थ की, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, डोरोथी सुनिए, लिसन, वेल, वेल मीन्स घाटी, पूरी जो घाटी है वो प्रोफाउंड कर रही है, डीप वैली, वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड मीन्स जो घाटी है वो प्रोफाउंड कर रही है, पूरी तरीके से ब्रॉडली आवाज आ रही है, गूंज रही है, इज ओवरफ्लोइंग, आवाज जो है वो बाहर निकल रही है, विद द साउंड, जो वैली है वो पूरी तरीके से प्रोफाउंड होकर के बाहर निकल रही है। लुक एट अगेन द पिक्चर वेयर द गर्ल इज स्टैंडिंग सिंगल, शी हैड अ सिकल इन हर हैंड, और लुक एट द टर्म, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड, ये पूरी जो घाटी है ये प्रोफाउंड कर रही है, गूंज रही है, क्योंकि एक जो लड़की है वो एकांत में है और ओवरफ्लोइंग कर रही है, उसकी जो आवाज़ है दूर दूर तक गूंज रही है, जो दूर दूर तक की जो आवाज़ है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि लड़की की जो साउंड है वो बहुत ही पावरफुल है। तो अगर हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें, जो पोइट हैं यहाँ पर इम्प्लोर करते हैं इस लिसनर्स को, उसके सिस्टर और उनके जो फ्रेंड हैं कोलरिज, उनको बोलता है कि स्टॉप एंड लुक एट द गर्ल हु इज़ रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ इन द फील्ड। द पोइट आस्क द लिसनर टू स्टॉप हियर और जेंटली पास सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द स्मूथ flow of the song. As the highland lass is cutting and binding
the grain. She sings a melancholic strain, and the whole valley is full of the song. The song sounds to the poets to be, it is said कि ये sad song हो सकता है. Wordsworth emphasizes the girl isolation using the word isolation, single, solitary, है, ये सारे वर्ड अलोननेस को बताते हैं. और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो नेचर की सराउंडिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें आप देखिएगा कि जो लड़की है वो अकेली है, और वो अकेली रीपिंग एंड सिंगिंग कर रही है. कारण ये कि अकेली व्यक्ति हो या लड़की हो, उसका मन लगना बहुत मुश्किल होता है. तो उस मुश्किल घड़ी को कैसे पार करें? तो द गर्ल इज सिंगिंग अ फुल मेलोडियस सॉन्ग. एंड जो वैली है, अब उसके अंदर वो अकेली है, तो लोनली होने की वजह से उसकी जो मतलब कंप्लीटली जो लड़की है उसमें मर्ज हो गई है, नेचर के साथ में घुली मिली हुई है. अब उसकी जो आवाज़ है, उसका जादू देखिएगा कितना प्रोफाउंड है. देखिए इसमें कुछ एक वर्ड्स हैं. नाइटिंगेल. नाइटिंगेल एक पक्षी होता है जो आपके सामने है यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है इस पिक्चर के अंदर. और ये कहा जाता है कि दिस इज़ द बर्ड विच संग वेरी प्लीजेंट टू लिसन. बहुत सुंदर सिंगिंग करता है. चांट, सिंग, चहचाना, कुको. एक ब्राउन ग्रे कलर का पक्षी होता है जो ये रहा आपके सामने, और जो कि इट सेट कि वो जो शीश जोन होता है उसकी जो कहेंगे कि हैब्रिजेज हैं, वहाँ पर वो उसकी जो शांति है उसको ब्रेक करता है. इन द मॉर्निंग जो वो कुकू पक्षी अपनी आवाज़ निकालता है तो उसकी जो साइलेंसनेस है उसको ब्रेक करता है. और हैब्रिजेज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड की बात करते हैं. वियरी जो टायर्ड है. तो लुक एट, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट. वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि कभी मैंने किसी नाइटिंगेल को इतने सुंदर तरीके से गाते हुए नहीं सुना जितना सुंदर मैंने उस लड़की को सुना. अब ये इसकी परिकल्पना देखिएगा वर्ड्सवर्थ की कि कहाँ की बात करते हैं कि मोर वेलकम नोट्स टू अ वियरी बैंड ऑफ ट्रेवलर इन सम सेडी हंट अमंग द अरेबियन सैंड. कल्पना कीजिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो अरेबियन सैंड के अंदर, रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान के अंदर गया हुआ है, और अचानक से उसको एक ऐसा जोन मिल जाता है कि ऐसा ओएसिस मिल जाता है जहाँ पर ग्रीनरी है, वाटर है, ग्रास है, और एट दैट टाइम वो पूरी तरीके से टायर्ड है, वियरी है, और उसको अचानक से एक ऐसा इन मिल गया है, एक ऐसा सराय ओएसिस मिल गया है जहाँ पर कि वो रेस्ट कर रहा है. और रेस्ट करते वक्त उसको अचानक से एक बर्ड सिंग करता है, और वो सपोज करिएगा कि नाइटिंगेल है. तो वो व्यक्ति की थकान, उस व्यक्ति को चैन और उसकी जो खुशी है उसका पैरामीटर देखिएगा कि एक व्यक्ति जो थका हुआ है उसको रहने के लिए, रुकने के लिए रेगिस्तान के अंदर एक शानदार जगह मिल जाए, पानी मिल जाए, और वहाँ पर जो नाइटिंगेल है वो अपना गाना शुरू कर दे, तो वो व्यक्ति को कितना सुखद एहसास होगा. तो पोइट बोलते हैं कि जिस तरीके से एक थके हुए सेडी हंट जो है, उस व्यक्ति को अरब के रेगिस्तान में जो बिल्कुल वेरी है, थका हुआ है, उस व्यक्ति को इतना सुख महसूस नहीं होगा जितना कि सुखद एहसास मुझे आज स्कॉटलैंड की यात्रा के दौरान उस हाईलैंड लास लड़की जो है उसकी जो रिपिंग के साथ सिंगिंग, जो कि बहुत प्रोफाउंड सॉन्ग है, उसको सुन करके मुझे लग रहा है. तो क्यों बोलता है कि जो वेलकम एक नाइटिंगेल थके हुए पक्षी का अगर एक मनुष्य का करे, और वो मनुष्य उस चीज़ को सुखद आनंद की अनुभूति महसूस करे, उससे ज़्यादा सुखद आनंद की अनुभूति मैं आज यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ. और इसके अलावा देखिए वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं, उसकी आवाज़ कैसी थी, उस लड़की की आवाज़ थ्रिलिंग, वेरी एक्साइटिंग. थ्रिलिंग, एक एक्साइटिंग उसकी जो आवाज़ थी वो एक्साइटिंग आवाज़ है. हैब्रिजेस आइलैंड, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. कैसी आवाज़ है? ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड. इतनी एक्साइटिंग आवाज़ थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी उस तरीके की आवाज़ को नहीं सुना. और इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड
या स्प्रिंग के समय में जो कुको बर्ड होता है, कुको बर्ड, दिस इज़ द कुको बर्ड, जो कि हाईलैंड, जो जैसे कि जो स्कॉटलैंड के जो आइलैंड्स हैं उनमें जो शांति होती है नियर द सी, उसको ब्रेक करती है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी। जो समुद्र बहुत तेज वेग में होता है और जब वो शांत हो जाता है उसके बाद में जो शांति छाई हुई होती है उसको ब्रेक करता है, वो कुकोबर्ड होता है। अमोंग द फारदेस्ट हैब्रिज, जो दूर दूर तक उसकी आवाज़ गूंजती है। फारदेस्ट हैब्रिज, ये देखिए फारदेस्ट का मतलब दूर, फारदेस्ट वेरी वेरी फार अवे, हैब्रिजेस दूर दूर के जो आइलैंड्स हैं। अब पोइट जो है उस महिला की कंपैरिजन करने की कोशिश करता है टू साउंड्स के साथ में। पहला बर्ड जो कि वो कहता है कि जो उसका एक्सेल है वो नाइटिंगेल और कुको बर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो उन सबसे बेहतर है। जो वुमेन है उसकी आवाज़ मोर वेलकम है देन द चांट ऑफ द नाइटिंगेल टू द टायर्ड ट्रेवलर इन द अरेबियन डेजर्ट, and the cuckoo bird in spring never sang the voice of exciting. Look at the next lines. There are some difficult words. Look at plenty, plenty, lot of, sad, lamenting, dukhad, numbers, figures, musical rhythms, far off, very sad, far off, very old, दूर, lay, the song, humble, very simple, the villagers, कॉमन मैन की आवाज़, एक जन साधारण की आवाज़। Will no one tell me what she sings? अब पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरथी और अपने दोस्त कोलरिज से प्रश्न करते हैं। ही आस्क सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कि कोई है जो मुझे बताएगा कि ये लड़की गा क्या रही है। अब वो खुद कल्पना करते हैं, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिव बहुत सारे सैड तकलीफ़ें, लेमेंटिंग्स का एक दौर रहा हो, बहुत सारी तकलीफ़ें उनके यहाँ पर रही हों। फॉर ओल्ड, पुरानी रही हों, या अनहैप्पी, जो दुखद रही हों। फार ऑफ थिंग्स, बहुत पुरानी चीज़ें, यानी कि पहले के ज़माने में पहले की जो घटनाएं, तकलीफ, पीड़ाएं थी, शायद वो उनके बारे में गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और यह बहुत सारे युद्ध जो उन्होंने लड़े, उनके फोर फादर्स ने लड़े, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जो पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, शायद बहुत सारे लॉसेस को उन्होंने बियर किया है, फेस किया है, तो शायद उसके बारे में वो बैटल, लॉन्ग एगो बैटल्स हैं, उनके बारे में शायद सी इज सिंगिंग सो पैशनेटली। और इट इज़ सम मोर हम्बल, या फिर हो सकता है कि एक जन साधारण का सामान्य गाना, हम्बल, वेरी सिंपल, कॉमन प्लेस को लेकर के एक साधारण सा सॉन्ग वो गा रही है। ले सॉन्ग कौन से मैटर के ऊपर गा रही है? फैमिलियर मैटर डे टू डे, फैमिलियर मैटर डे टू डे, जो कि रोज का मैटर हो सकता है, जाना पहचाना मुद्दा हो सकता है डे टू डे का, शायद वो उसके ऊपर गा रही है। और सम नेचुरल सोरो, या कोई ऐसा नेचुरल सोरो को लेकर के वो लड़की गाना गा रही है जिसमें कि उनको लॉस हुआ है, या कहें कि उनको पेन हुआ है, तक उन्होंने कुछ खोया है, कुछ पीड़ा हुई है, कुछ तकलीफ हुई है, दैट हैज़ बीन, जो घटित हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और शायद दोबारा घटित होने की संभावना है। तो उसको वो लड़की जो है यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। अब पोइट ये कल्पना करता है, स्पीकर जो है पोइट, वो चार्म्ड है उस महिला के सॉन्ग्स को लेकर के, although he cannot understand the language in which what she is singing, but whatever she was singing, it was so passionate. The poet Wordsworth got himself
clean bolt. He fall in love with that girl. The speaker tries to imagine that. वो कल्पना कर सकता है केवल कि what she is singing. He said that he is imagining that कि the song might be about because it seems sad. He guesses that the song might be, it might be a sad song, it might be old, unhappy, or the things which had already happened, or some sort of past sorrow, pain, loss, or to say some battles fought by the people long time ago, and maybe some sort of the results right now see, or the generation was facing, she is singing about those battles, or perhaps he says that it is the simpler, or to say the day to day matter. The song is about pain, sorrow, loss, and to say uttermost. पोइट बोलता है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि किसके ऊपर गा रही है, लेकिन जो पैशनेट भाव से वो लड़की गा रही है वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर देखिएगा, दो तीन आपके सामने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ओवर, हम सब जानते हैं ओवर, ओवर है। सिकल, ये जो पिक्चर में आपके सामने दिया हुआ है, सिकल जो है ये एक जिसको कहेंगे हम दांतली, जिसको जो कटिंग और बैंड करने का एक औजार होता है, जो कि फार्मिंग करने का एक टूल होता है। ये टूल जो है ये आप देखेंगे कि ये कर्व्ड और सिमिलर शेप में है, जो कि आपके सामने है। तो अब वट एवर द गर्ल इज सिंगिंग, उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आप देखिएगा नेक्स्ट लाइन, वट एवर द थीम। अब पोइट बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी थीम क्या थी, कोई लॉस की थी, कोई पीड़ा की थी, कोई घटना जो घटित हो चुकी है, दुख की है, खोने की है, या फिर कोई युद्ध की है, या कोई डेली डे टू डे फेमिलियर मैटर को लेकर के है, किसका ऊपर है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। वट एवर द थीम द मैडन संग, जो भी थीम हो जिसको कि वो लड़की गा रही थी, मैडन, मैडन द यंग गर्ल ऑफ विच द गर्ल इज सिंगिंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। बट पोइट सेज कि मुझे लग रहा था कि शायद उस लड़की का जो सॉन्ग था कुड हैव नो एंडिंग, उसका कभी अंत नहीं होगा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने केवल उसको जो देखा था उसको काम करते हुए देखा था। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो अपने काम के साथ साथ गा रही थी और पैशनेटली गा रही थी। आई लिसन, और मैं उसको पूरी तरीके से सुन रहा था, मोशनलेस एंड स्टिल, विदाउट एनी मोशन, एंड स्टिल अभी भी मेरी कानों में गूंज रहा है वो। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और धीरे धीरे जैसे तैसे मैं पहाड़ पर चढ़ता गया, अपनी दूरी नापता गया। पोइट सेड कि मैं अगर उसको डिस्टर्ब करता तो निश्चित रूप से वो लड़की गाना छोड़ देती, और वो गाना इतना मधुर था जिसको कि मैं खोना नहीं चाहता था। एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई पोर, उस लड़की का जो सॉन्ग था, जो इकोइंग थी, जो पैशनेट साउंड थी, वो मेरे दिल में समा गई थी, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा इकोइंग था, इतना प्लीजेंट फील में कर रहा था कि अब मुझे उससे बेहतर और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात करें कि मेरा जो हार्ट था वो उसके म्यूजिक की वजह से बोर हो गया, या बोर का मतलब फेडअप से नहीं है कि मैं उबास हो गया था, उबा हो गया था, यानी कि पोइट बोलता है कि मेरा दिल उसके म्यूजिक से पूरी तरीके से भर गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह को क्रॉस करता चला गया, पार करता चला गया, उसके बाद मैंने कभी
लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। लेकिन उसके बाद मैंने 2 और विजिट की, स्कॉटलैंड की, हाईलैंड की, लेकिन मुझे दोबारा ऐसा सॉन्ग सुनने को नहीं मिला जैसा सॉन्ग मैंने उस लड़की से सुना। द पोइट एंड्स दिस पोइम बाय सेइंग दैट कि स्पीकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वट एवर द रिपिंग गर्ल इज सिंगिंग अबाउट, he tried to listen motionless and still. He said that ki he traveled up the hill, he carried her song with him in his heart. Long after he could not longer hear it, the beauty of the song had touched his heart. उसकी जो गाने की जो मधुरता थी, जो स्ट्रांगनेस थी, पोइट के दिल को पूरी तरीके से टच कर जाती है। एंड लिंगर्ड इन हिज माइंड, वो हमेशा उसके दिमाग में जीवित रहती है। गिविंग हिम जॉय वेन एवर ही सिट इन loneliness, he had a joy. He had again and again traveled that Scotland, the Highland. The poet says कि उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की, प्रैक्टिकली मैंने अगेन एंड अगेन वहाँ पर गया, उस हिल को मैंने ट्रेवल करने की कोशिश की, एंड कैरिड हर सॉन्ग विद हिम लॉन्ग आफ्टर ही कुड नॉट हियर दैट सॉन्ग। उसके बाद में मुझे उस गाने को सुनने का मौका नहीं मिला। अब हम एनालिसिस की बात करें इस पोइम की, तो इस पोइम में जो फॉर्म है, जो स्टिंजा है, जो कंसिस्ट है, वो 8 लाइन स्टिंजाज है। 8 लाइन के जो हैं 4 स्टिंजाज हैं। जो फर्स्ट स्टिंजा के अंदर सीन है वो सेकंड को फॉलो करता है, जहाँ पर 2 बर्ड्स को थ्रिलिंग के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, 2 सॉन्ग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। 14 लाइन्स के अंदर उसका इफ़ेक्ट को दिखाया गया है। मीटर निश्चित रूप से इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है। जो राइम स्कीम है वो AB CC DD है। इमेजरी की अगर हम बात करते हैं तो इस निश्चित रूप से इसमें जो इस प्रेजेंट पोइम में है वो नेचुरल सीन्स को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें कि एक हाईलैंड लेस जो कि रीपिंग कर रही है, उस रीपिंग सिचुएशन को यहाँ पर सेंटर करते हुए उसका जो काम है उसको एकांत में उस फील्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। 2 मिडिल स्टेंजाज के अंदर हमको डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में, अरेबियन सी और फारदेस्ट हेब्रिजेस के बारे में एक इमेज तैयार की है। एक ऐसी वंडरिंग नोमैड्स अंडर द स्क्रॉचिंग ऑफ द कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, जहाँ पर सेलर एंक्सियस होता है उस लैंड पर रीच करने के लिए, और उसके लिए बहुत जो ग्रुप्स हैं, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स हो सकता है, जो सिग्नल ऑफ सर्वाइवल हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, इमेजिनरी है, ये सारे के सारे प्री ऑक्यूपाइज हैं इस पोइम के अंदर, और जो इनको प्रेजेंट किया गया है रीपर्स एंड बर्ड सिंगिंग को यहाँ पर पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेटाफर का बहुत बखूबी प्रयोग किया गया है, जहाँ पोइट कंपेयर करता है रीपर का जो है उसको कंपेयर करता है नाइटिंगेल और कुको बर्ड्स के साथ रेस्पेक्टिवली, वो कंपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं क्लेम करने के लिए कि उनका जो सॉन्ग है, वो जो रीपर है उनका सॉन्ग है मोर थ्रिलिंग है अदर देन 2 मोर ब्यूटीफुल जो सॉन्ग्स हैं कुको बर्ड और नाइटिंगेल का, उनसे ज़्यादा बेटर उनको रिप्रेजेंट किया गया है। अपोस्ट्रोफी इसके अंदर है। जो पोइम की शुरुआत है वो अपोस्ट्रोफी से है। अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी पर्सन और थिंग को एड्रेस किया है, एंड एज इफ प्रेजेंट द कैपेबल टू अंडरस्टैंड दो द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल इज़ नॉट अंडरस्टेबल। जो थीम है निश्चित रूप से इमेजिनेशन के आधार पर है। जो सोलिटरी रीपर है, इट इज़ ऑल अबाउट द पावर ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉमन everyday events into the representation of a larger reality। अगर यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने बहुत बखूबी इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ड्रामेटिक वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर कि रीपर एक नेचुरल सराउंडिंग के अंदर ब्लेंडिंग है कि करती हुई दिखाई देती है। ग्राउंड में रीपिंग ऑफ द ग्रेन कर रही हैं। जो होल वैली है वो फिल्ड विद हर सॉन्ग है, इकोइंग है, उसकी जो साउंड है वो ओवरफ्लोइंग हो रही है। सी इज एसोसिएटेड विद द सिंगल बर्ड।
Thank you very much. Along with this, I would like to finish this one. Except this one, I again say कि this is one of the most wonderful poem which I had ever learned. Thank you very much. We will meet in the next class again. Thank you so much. Thank you for listening my poem. In next class we will discuss the another poem. Till then, bye bye.